137 दिन बाद राहुल गांधी फिर सांसद और जल्दी से दो खास मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं और उसके बाद प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। आज मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आरबी उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम में। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट अमनप्रीत कौर जी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। चर्चा की शुरुआत मैं उपाध्याय जी आपसे करूंगी और मैं कोटेशन के साथ हालांकि इस चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि महात्मा गांधी जिन्होंने कहा था कि हम अपने विरोधियों के कारण ही आगे बढ़ते हैं। मोदी सरनेम को लेकर, इस केस को लेकर, डेफेमेशन केस को लेकर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले में भी कुछ ऐसा ही माना जा रहा है। जो फैसला आया बीते शुक्रवार को, इसके बाद कांग्रेस खेमे में काफी खुशी का माहौल, लेकिन दूरगामी असर पर बात करना उतना ही ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया उपाध्याय जी, से आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा ऐतिहासिक जीत, जिससे एक निराशा का माहौल भारत में दिख रहा था कि उसका हश्र क्या होगा। सत्ता खत्म कर दी गई, घर छीन लिया गया और ईडी सीबीआई चर्चा, तो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बोलना ठीक नहीं है, चुप। और यही सत्ताधारी दल चाहता है कि कोई प्रश्न न पूछे। माननीय प्रधानमंत्री गवारा नहीं होता। और अगर लॉन्ग स्ट्रेटेजी तो ये जो सदस्यता रद्द की 2000 चुनाव नहीं और 2029 का भी, यानी 2024 तक मैं अपना 2034 में जाके चुनाव, ऐसे में विपक्ष निराश था। तो एक आशा की फैसला है। अब न्याय की उम्मीद सभी विपक्षी दलों में सत्ताधारी दल कर ले, लेकिन इस दिन न्याय मिले। उपाध्याय जी, आपकी आवाज बहुत कट कट कर आ रही है। इन मीनवाइल हम उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। मैं अमनप्रीत जी आपसे ये सवाल मैं सेम करूंगी। हम अपने विरोधियों के कारण ही आगे बढ़ते हैं, जो मैं महात्मा गांधी जी का जिक्र कर रही थी उस कोटेशन के साथ कि उन्होंने ऐसा कहा, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर फिलहाल रोक लगाई है, लेकिन हाँ, दोष मुक्त हुए नहीं है राहुल गांधी। लेकिन फिर भी इस फैसले को लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, कि कहते हैं कि सत्य पर ताड़ित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। शायद आज जो हुआ है वो देख के हमें ऐसा ही लगता है कि चाहे सत्ताधारी पार्टी जितनी भी तानाशाही करे, जितनी भी जो सरकारी जंत्र तंत्र है अपने फेवर में उनको यूज करने की कोशिश करे, पर अभी तक हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है, अभी तक हमारे देश में संविधान जिंदा है। और अभी तक कुछ लोग अब तक ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी की तलवार का डर नहीं है, जिनको जो सीबीआई का डर नहीं है, या जिनको हमारी सत्ताधारी पार्टी भाजपा का डर नहीं है। तभी तो आज जो फैसला आया है, या फिर राहुल गांधी की, चाहे अभी जो उनकी जो निर्दोष है वो निर्दोष पूरी तरह से साबित नहीं हुए, पर फिर भी कम से कम 137 दिन बाद जब वो संसद में आज आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रमाणित करता है कि हमारे देश में चाहे जो भी सरकारी तंत्र है, चाहे जो भी राजनीतिक दल अपने जो चीजें हैं उसको अपने अकॉर्डिंगली ढालने की कोशिश करें, पर लोकतंत्र जो है अभी भी हमारे देश में जिंदा है। और हमारे देश का जो कानून है, वो जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, वो संविधान के अकॉर्डिंग ही चलती है। देखिए, राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो जितनी तत्परता उनको दोषी साबित करने में बरती गई थी, उतनी अभी उनको जब सरकार ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा बोल दिया है सरकार को कि उतनी ही तत्परता से आप इनको संविधान संसद में वापस भी लेके आइए। तो वो जो अब उनके पैर जो लड़खड़ाए हुए हैं हमारी सरकार के, हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, थोड़ी सी वो तिलमिलाई हुई है कह सकते हैं, क्योंकि जल्दी में आपको पता है कि जो फैसले लिए जाते हैं वो कई बार गलत साबित हो जाते हैं। आज कुछ वैसा ही हमारी सरकार के साथ भी हुआ है। आपको याद होगा कि जब मोदी डिफेमेशन केस के अधीन इनको बोला गया है कि ये दोषी हैं और इनके ऊपर जो केस था वो साबित हो गया, उसके बाद 2 साल की सजा हो गई। गीता, आप भी जानती हो कि 2 साल से अगर एक दिन भी सजा इनकी कम होती तो जो लोकसभा की सदस्यता है वो जाती नहीं।
शायद इसीलिए हमारी कोर्ट ने भी कहा कि क्यों इतना जो इनका अपराध है इतना ज्यादा वो नहीं था कि 2 साल की सजा इनको दी जाए थी। फिर भी शायद इसलिए कि इनको लोकसभा की जो सदस्यता है वो छीनने का पहले से ही जो हमारी सत्ताधारी पार्टी है उनका प्लान होगा, तो शायद इसीलिए जो सजा है उसको मैक्सिमम 2 इयर्स की रखा गया। उसके बाद आपको पता है कि पॉलिटिकल करियर जो है वो उस पे बहुत बड़ा फुल स्टॉप लग गया था राहुल गांधी के, क्योंकि ना तो वो 2024 की लोकसभा इलेक्शन लड़ पाते और हाँ। उसके बाद भी वो 8 साल के लिए कम से कम कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो बिल्कुल। तकरीबन उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो खत्म ही था। पर आज क्योंकि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, जो उन्होंने बोला है कि नहीं ये सही नहीं किया है हमारी सरकार ने या फिर जो भी वहां की कोर्ट है उसने अपना फैसला सुनाने में जल्दबाजी करी है, तो जो ये अभी फैसला उन्होंने दिया है कि अगर इतना जो दोष है अगर उनका था तो उनको, हालांकि उन्होंने हिदायत भी करी है कि ऐसे जो जनतक प्लेसेस होती हैं, पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहां पे उनको ऐसी भाषा का, ऐसे तरीके से कभी भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी बोला है। पर उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि इतना संगीन अपराध नहीं था ये कि इनको 2 साल की सजा दी जाती, और इतना भी नहीं था कि इतनी तत्परता दिखाई जाती कि उनको तुरंत उनकी लोकसभा सदस्यता है जो उसको खारिज किया गया, तुरंत उनसे जो उनका सरकारी जो आवास है वो खाली करवाया गया। तो ये सब जो जल्दी जल्दी में कदम उठाए गए हमारी पार्टी, हमारी जो सत्ताधारी पार्टी, हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से, शायद ये राहुल गांधी का जो बढ़ता हुआ कद है पॉलिटिक्स में, जो वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी जो छवि इंडिया में अच्छी हो गई है, या हम कहें कि सुधर गई है, या हम दूसरे वर्डों में ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा राजनीतिक जो हमारी एक दूसरे के साथ विचारधारा जो मिलती नहीं है या फिर असहमति हमारी हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी सरकार है वो उनको पप्पू साबित करने में लगी हुई थी। शायद उनको ऐसा लगा कि जो उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश करी है, एक प्रयास करा है लोगों के बीच में जाने का भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, तो उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी कामयाब होते नजर हमारी सरकार को आए, और उसके लिए वही। उनको डिफेम करने के लिए शायद इस चीज में बहुत ज्यादा तत्परता यूज करेंगे। बिल्कुल सही कहा है आपने। अभी देखना होगा कि इसके जो दूरस्थ जो कहें परिणाम होंगे वो किस तरीके से होंगे, क्योंकि डेफिनेटली अभी सेशन चल रहा है और ऐसे में अभी राहुल गांधी की भी अब एंट्री हो चुकी है सदन में, तो फिर विपक्षी एकता को इससे मजबूती कितनी मिलेगी। लेकिन इन बिटवीन अमनप्रीत जी, आपने जिक्र किया कि जो सत्ता पक्ष है वो राहुल गांधी के मामले में बड़े कहें राजनीतिक रूप से जल्दबाजी दिखाता है। मैं उपाध्याय जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं चाहूंगी कि ये जो बात उनकी ओर से भी कही गई, हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्होंने मांग रखी कि सरकार ने जितनी जल्दी कहें उनको पॉइंट आउट करते हुए कि सदस्यता लेने में जितना उन्होंने कहें समय लिया, उतनी ही जो कहें जल्दबाजी जो है सदस्यता वापस देने में भी उन्हें करनी चाहिए थी। तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल ये जो पूरा सिनेरियो है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक रूप से बड़ी ही जल्दबाजी करने की कोशिश की गई है राहुल गांधी को रखकर, राहुल गांधी के इस केस को लेकर? देखिए, बिल्कुल 24 घंटे के अंदर अंदर समाप्त, तो फिर उनका आवाज छीन लेना, हाँ, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज कि भी ये तो अन्याय है। भाई सभी नेता अपनी भाषा को मर्यादा लांघते हैं। कोई राहुल गांधी ने पहली बार नहीं कहा, आपने देखा क्या क्या नहीं बोला जाता, संसद में भी बोला जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम नहीं किया था उसी ने, और वो बीजेपी का एमएलए, तो वो पदाधिकारी था और वही केस करता है और फिर वही करवा लेता है, बदल जाता है, कितनी जल्दी हियरिंग के लिए भी वो चला जाता है हाई कोर्ट, और कब सुनवाई की जाए फिर फैसला आता है, 24 घंटे में सदस्यता खत्म कर दी जाती है। तो लग रहा था सरकार को जल्दी कर, तो कहना बिल्कुल जायज था। सदस्यता छीनने में जल्दबाजी की गई, सदस्यता देने में भी उतनी ही जल्दबाजी सरकार दिखाती है या नहीं दिखाती। ठीक। और सरकार भी प्रेशर में थी। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बखिया उधेड़ी या बोला, वो काबिले तारीफ।
उन्होंने प्रश्न खड़े किए थे कि नहीं मैक्सिमम सजा क्या, और फिर कितने केसों में मैक्सिमम सजा हुई है। बिल्कुल। वो उन्होंने लोअर कोर्ट को भी कटघरे में वो प्रश्न खड़े किए, हाई कोर्ट पर भी प्रश्न खड़े किए ठीक। कि भी ये नहीं बताया उपाध्याय जी, हाँ हाँ उपाध्याय जी, हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और स्ट्रेट टॉक में आज बात 137 दिन बाद राहुल गांधी की सांसदी की, जिसे फिर से बहाल कर दिया गया है क्योंकि बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और जो 2 साल की सजा उन्हें मिली थी उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके दूरगामी कहीं असर को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी मॉनसून सेशन चल रहा है और विपक्षी एकता जो है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई। तो उसी पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8-10 तारीख को इस पर बयान देंगे सदन में। दोनों खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में। अमनप्रीत जी, जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो देखिए 2004 से वो लोकसभा सांसद हैं और अभी जो उनकी सदस्यता फिर से बहाल की गई है, देखिए जब हम इसकी टाइमलाइन को देखते हैं तो ये ऐसे वक्त में बहाल की गई है जब विपक्ष की ओर से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया है। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बहस में अब राहुल गांधी भी आने वाले वक्त में हमें सदन में दिखाई देंगे और हो सकता है अगर अविश्वास कहीं ये जो प्रस्ताव पर वो भी बात करें तो इससे विपक्षी एकता को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ चुनावों के लिहाज से भी, आगे आने वाले चुनावों के लिहाज से भी इसका जो दूरगामी असर पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। क्या लगता है आपको? देखो कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो वहां पे तो देखिए मेजोरिटी जो है वो भाजपा की है, तो उसमें इतना ज्यादा राहुल गांधी आते हैं संसद में या फिर बोलने का उनको मौका मिलता है, ये चीज इतना मैटर नहीं करती। अच्छा। पर जो हमारे विपक्षी दल अभी जो एकजुट होके उन्होंने इंडिया जो नाम अपने आप को दिया है और एक स्ट्रॉन्ग विपक्षी दल के रूप में वो उभर के सामने आ रहा है, उसको जरूर बल मिलेगा जब ये लोकसभा की सदस्य राहुल गांधी की वापस आ गई है। तो क्योंकि उनमें आप ये देखिए कि वो लोग कांग्रेस को प्रायोरिटी दे रहे थे, प्रायोरिटी लेवल पे वो कांग्रेस को नंबर 1 पे रख रहे थे। चाहे वो पटना जो मीटिंग हुई है उसकी हम बात करें, वहां पे भी उन्होंने खड़गे साहब को, राहुल गांधी को आगे ही रखा है। और अगर हम बेंगलोर की बात करें तो वो तो मेजबानी ही कांग्रेस ने करी थी, वो तो जो इन्विटेशन थे, प्लानिंग प्लॉटिंग की, वो सारी जो एक सब लीडर्स को इन्विटेशन भेजने थे, वो सब चीजें सोनिया गांधी की तरफ से करे गए थे। तो कांग्रेस की तरफ से ही आप ये कह लो, आप एक तरीके से ये जो हमारे विपक्षी एकता हुई है इंडिया के नाम से ही एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की बात कर रहे हैं, तो ये यूपीए 1, 2, 3 भी हम वो भी बोल सकते हैं। पर क्योंकि सब जो पॉलिटिकल दल हैं उनको एक लेवल पे रखने की कोशिश करी गई है, ऐसा नहीं है कि किसी को भी पीछे धकेलने की कोशिश करी हो। हालांकि उनमें जो भी सिद्धांतिक मतभेद है वो तो है ही, उसके कारण एक दूसरे में मनों में दूरियां हैं, पर क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और एक जो मोटिव है वो लेके चले हैं कि उनको है कि जो लोकतंत्र है भारत का वो जिंदा रखना है, संविधान के अनुसार जो हमारा देश है वो चलना चाहिए। इसलिए जो तानाशाही हमारी मौजूदा सरकार की उसके दूर करने के लिए वो भाजपा रहित जो सरकार है 2024 में लाना चाहते हैं। शायद ये उनकी मजबूरी भी कह लो और उनकी एक मात्र कह लो कि अभी फोकसिंग जो है इसी पॉइंट पे विपक्षी दलों की है। हाँ, राहुल गांधी का जो अपना जो लोकसभा सीट जो इनकी सदस्यता जो है वो बहाल होने के बाद कांग्रेस को भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि कहीं भी अगर हम देखें तो देखिए अगर इनको बहाली नहीं मिलती तो ये 2024 की जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते थे। और आपको पता है कि सोनिया गांधी को तो जी 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 प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, जैसे सोनिया गांधी को तो पहले भी प्रधानमंत्री के रूप में जो हमारी जो पॉलिटिकल दल है वो एक्सेप्ट नहीं करते या फिर उनके ऊपर विदेशी होने का ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए तो पहले भी उन्होंने जब यूपीए की सरकार आई थी तो उन्होंने मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाया था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को अगर हम पीएम फेस बनाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस अगर उनको अपने अच्छे लीडर के रूप में देखती है और उनको उनको लगता है कि कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के नाम से ही आगे बढ़े, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात हुई है। और कहीं ना कहीं जो लोग
कांग्रेस को भी नहीं सपोर्ट करते या राहुल गांधी को भी नहीं सपोर्ट करते, उनको भी ऐसा लगता है कि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता है उसको बहाल करना चाहिए, तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है, ये दिखाने के लिए ये फैसला बहुत ही अव्वल माना गया है। ठीक। और इसका मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी बहुत जगह पे इस चीज को एक जिक्र के तौर पे किया जाएगा कि हाँ, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी, जब वो टाइम चल रहा है कि सरकार की तानाशाही इतनी बड़ी हुई है कि सरकार जो चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे करवा सकती है, उस टाइम पे भी कुछ जो है हमारे एक न्यायिक प्रणाली को सपोर्ट करने के लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, वो ऐसे हैं कि वो अपने ऐसे निरपेक्ष फैसले सुनाते हैं जिनके ऊपर सरकार का या सत्ताधारी पार्टी का कोई जो उनका प्रेशर है वो नहीं है। उपाध्याय जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से। मैं जब शुरुआत उपाध्याय जी मैंने की थी तो महात्मा गांधी का जो एक उक्त कथन था, मैं उसका जिक्र कर रही थी कि हम कभी कभी अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर मैं सत्ता पक्ष के संदर्भ में ये सवाल आपसे कर रही हूँ। हम देखते हैं कि राहुल गांधी को लेकर पहले भी हमेशा नुक्ताचीनी करना उनके लिए, और कुछ भी वो बयान देना तो उसको भी उसे अलग ही तरीके से प्रेजेंट करना, और राहुल गांधी को अलग अलग नामों से जो है उनको बुलाना। लेकिन आज की जब हम सिचुएशन देखते हैं, खासकर जब भारत जोड़ो यात्रा के बाद माना जा रहा था कि अब वो थोड़े से परिपक्व हो चुके हैं अब, और उनकी शख्सियत में एक मजबूती जो आई है वो दिखती भी है। सदन में भी जब बोलते हैं तो लोग उनको सुनना भी पसंद करते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को इस मामले में सबसे अच्छा वक्ता माना जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि हर चीज में उनकी नुक्ताचीनी होती है, लेकिन आज के समय में उनकी जो शख्सियत है, राहुल गांधी, उनका जो कद है वो आगे बढ़ रहा है। ये वही बात आ गई कि हम कभी कभी अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ रहे हैं, तो ये इस मामले में ये जो कथन है सटीक फिट बैठता है? बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे जैसे सभी दल ने टारगेट किया राहुल गांधी को, आपने देखा होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही तो उनके टी शर्ट को टारगेट करना, उनको टारगेट करना, उनके हर क्रियाकलाप को टारगेट, और पप्पू की छवि जो बनाई थी वो भी करोड़ों रुपए खर्च करके सत्ताधारी दल ने बनाई थी। हाँ। जैसे जैसे इन्हें टारगेट किया गया वैसे वैसे राहुल गांधी और मजबूत होकर सामने खड़े हुए हैं। और बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कोई भी यात्रा हो, इससे पहले यात्रा का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जब आप जाते हैं, जनता के साथ संवाद कायम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भिन्न भिन्न राज्यों से निकलते हैं तो वहां की कल्चर, वहां के लोग, उनका खान पान, उनका रहन सहन, बहुत सारी नॉलेज। देखिए, एक तो किताब में पढ़ लेना और एक प्रैक्टिकली उनके साथ रूबरू होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जहां लोग सोच रहे थे कि सत्ताधारी दल भी ये मानता था भाई शहजादे हैं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए, वो शहजादा पैदल चल रहा था और चुनौती पेश कर रहा था कि अगर आप में दम है तो आइए अभी पद यात्रा करिए और पैदल चलिए। विषम परिस्थितियों में हमने देखा बारिश हो रही है, बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे हैं, तो उस जज्बे को सराहा और एक मैसेज गया विपक्ष में। उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, तो जो एक चेहरा अजेय माना जाता था, ये कहा जाता था कि बाजी पलट देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भ्रम भी लोगों का टूटा। वो भ्रम टूटा जब हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के नतीजे आए, तो ये बिल्कुल तय हो गया कि भाई अजेय नहीं है चेहरा, हराया सकता है, बशर्ते मुद्दों पर काम किया जाए और मुद्दों पर बात की जाए। और राहुल गांधी हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, चाहे मुद्दा हो, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो। और देखिए मणिपुर में वो खुद अभी और जाके वहां जी उपाध्याय जी, अब सदन में देखिए वापस लौटे हैं, आज सदन में दिखे भी हैं। हालांकि अभी अंदर कब वो आएंगे और कहीं मॉनसून सेशन के दौरान अपनी बात भी जो है वो रखेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि केंद्र बिंदु वो रहेंगे? खासकर अब उनकी सदस्यता जब बहाल हो गई है तो कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी फिर से यहां पर बीजेपी जरूर निकालेगी उनको लेकर, हालांकि इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। देखिए, अब जितना आप करेंगे उतना अपना नुकसान करेंगे।
राहुल गांधी को बीजेपी टारगेट करती है, तो वो राहुल गांधी का कोई नुकसान करके अपना नुकसान कर रही है। अभी ठीक। तक ये होता था कि मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, धीरे धीरे राहुल गांधी का चेहरा इतना बड़ा हो चुका है कि अब 2024 में मैं समझता हूं राहुल गांधी वर्सेस होने वाला है। और ओके। उस चुनाव में विपक्ष भी अब ये जान गया है कि भाई राहुल गांधी का दूसरा फेस नहीं है, कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो इस तरीके से टक्कर दे सके और जवाब दे सके। तो संसद में भी ये देखने को मिलेगा, वो अपनी बात को रखेंगे। और अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के ऊपर आया है और मणिपुर वो खुद होके आए हैं, वहां लोगों से मिले हैं, स्थिति का जायजा लिया है, तो उनसे बेहतर मैं समझता हूं कोई दूसरा नेता मणिपुर की जो हालात हैं वो रख नहीं सकता है। क्योंकि जमीनी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विपक्ष भी गए, राहुल गांधी भी गए और ऐसे में तमाम स्थितियों का जो है वहां पर उन्होंने खुद जायजा भी लिया है, परिवारों से भी वहां पर जाके मिले। और दोनों खास मेहमानों का भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज बात राहुल गांधी की सदस्यता की, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें सदस्यता को बहाल कर दिया गया है, लेकिन इसके जो कहें दूरगामी एक असर वो है जरूर दिखेगा, क्योंकि चुनाव भी हैं, लेकिन उससे पहले भी मॉनसून सेशन भी चल रहा है। लेकिन इसके बीचों बीच उपाध्याय जी, मैं ये सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अभी तक हम देखते हैं कि राहुल गांधी को लेकर जो बीजेपी है, एनडीए है, वो हमेशा उन्हें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन अब क्या होता है कि आम जनता भी सब कुछ जानती है, जितना ही आप जिसको जितना डिस्क्रेडिट करोगे आपकी जो स्वीकार्यता है वो उतनी ही ज्यादा बढ़ने लगती है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही है, जैसा हम पहले भी कह रहे थे कि कई नामों के साथ जो है उन्हें पुकारा जाता है, उनकी हर जो भी बयान दिया जाता है उसको अलग अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जाती है। तो जितना राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया गया है उतनी ही ज्यादा स्वीकार्यता आम लोगों के बीच उनकी बढ़ी है, और बीजेपी को लेकर जो स्वीकार्यता है उसमें उथल पुथल जो है वो जरूर देखी गई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री भी जब विपक्ष के उस इंडिया अलायंस की बात करते हैं तो वो चिंता नजर आती है, सत्ता पक्ष जब भी बात करता है तो वो चिंता नजर आती है। देखिए, बहुत पहले से आप देख रहे हैं, इस बात को बीजेपी अच्छी तरह जानती थी और नरेंद्र मोदी जी भी समझते थे कि अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह उसका कार्यकर्ता मौजूद है। इसीलिए टारगेट किया जाता रहा राहुल गांधी को। किसी पार्टी को टारगेट करना तो उसके चेहरे को टारगेट करिए, आप पहले जवाब नहीं आता था। ये सबसे बड़ी जो एक को मिल रही है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया भी बहुत तेजी के साथ एक्टिव हुआ है, मजबूत। जैसे ही हमला राहुल गांधी पर फौरन जवाब है। ये भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान हमने देखा कि जैसे ही स्मृति ईरानी किया, इमीडिएट जो कांग्रेस का सोशल मीडिया था उसने जवाब दिया और वो विजुअल्स दिखा जो सोशल मीडिया के तक पहुंचे। तो उस किरकिरी होने के बाद में कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को तसल्ली भी टारगेट किया गया, उनकी टी शर्ट को, उनको। लेकिन कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल है उतनी ही मुस्तैदी के साथ, उतना तेजी के साथ पलटवार करता है, और जो सच्चाई है वो जन सामने आ जाती है, उससे बीजेपी की चूक होती है। और आज जो छवि है बीजेपी की वो अच्छी नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखेंगे हिमाचल हार चुके हैं, कर्नाटक हार चुके हैं, और अभी जो आ रहे हैं वो मैसेज भी नहीं है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो छत्तीसगढ़ है, चाहे वो मध्य, वहां से जो खबरें आ रही हैं वो भी संतोषजनक नहीं है। इसलिए बीजेपी और ज्यादा चिंतित है कि 2024 में क्या वाला है को कुछ नहीं पता, और जैसे जैसे कांग्रेस होगी वैसे वैसे बीजेपी की चिंताएं आएंगी। पहले इतना बड़ा चेहरा नहीं था, इतना बड़ा कद नहीं था राहुल गांधी का, लेकिन आपने जो महात्मा गांधी वाली बात जो कोड किया आपने, वो यथार्थ है। कि जैसे जैसे बीजेपी ने टारगेट किया राहुल गांधी को तो लोगों में उनकी छवि निकल कर आई। ठीक। और अब ये जो छवि है इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा।
चुनौती की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अमनप्रीत जी, मैं यही सवाल जो है मैं आपसे भी करूंगी, क्योंकि बात स्वीकार्यता की हो रही है कि आप जिसे जितना डिस्क्रेडिट करेंगे, राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट किया गया है, किया जाता भी है और अब भी किया जाएगा जब सदन में वो वापस लौटेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। तो जितना डिस्क्रेडिट आप करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। राहुल गांधी की स्वीकार्यता आम जनता के बीच में बढ़ी है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी आ चुके हैं मैदान में, तो एक बड़ी चुनौती के तौर पर उन्हें देखा जाएगा। देखिए गीत, एक शेर याद आ रहा है कि हम ही हम क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर पर इतनी जुट जाती है अपने प्रधानमंत्री की, अपने गृह मंत्री की, जो स्पोक्स पर्सन है उनकी, हर दम उनकी तारीफ में वो जुटे रहते हैं और हमेशा वो डिफेम करना चाहते हैं राहुल गांधी को। जितना राहुल गांधी को नीचे की कोशिश कर रहे थे, आपने देखा कि जैसे बॉल को हम जितने प्रेशर से नीचे जोर से जमीन पर लगाते हैं, उतने ही जोर से वो उछल के ऊपर आती है। बिल्कुल वैसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है। जो चीजें राहुल गांधी को उनके जो व्यक्तित्व को दबाने की कोशिश करी गई, उनको पप्पू साबित करने की कोशिश करी गई, उनके जो स्टेटमेंट्स थे उनको आधा अधूरा ऐसे वायरल किया गया सोशल मीडिया पे कि उनको तो नॉलेज ही नहीं है। आप ये सोचिए कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं तो चाय बेचता था, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि वो तो स्कूल की पढ़ाई तक भी उन्होंने पूरी नहीं करी है। दूसरी तरफ उनके कंपैरेटिवली हम अगर राहुल गांधी की बात करें तो विश्व की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं वहां से वो पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक्स के वो डिग्री है उनके पास में, तो उनको इतना डिफेम किया जाता था कि जो सारा प्रधानमंत्री हमारे समझ लो, हमारे गृह मंत्री समझ लो, जो भी भाजपा के स्पोक्स पर्सन से लेके हम उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी अगर स्टेटमेंट्स देखो तो सोशल मीडिया भरा पड़ा रहता है इन चीजों को लेके कि वो राहुल गांधी की हर चीज में उनको गिराने की कोशिश कर रहे थे और लोगों ने उनको ऊपर उठाने की कोशिश करी है, क्योंकि वो लोगों के बीच में गए हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी है, लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश करी है। अपनी वो वाली छवि जो राजकुमार वाली छवि उनकी बना दी गई थी कि ये तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए हैं, इनको तो लोगों के दुख दर्द पता ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि उनको देखते हुए जैसे जैसे वो लोगों के साथ कभी ट्रक में, कभी मेट्रो में, कभी यूनिवर्सिटी में नजर आए, तो वैसा ही बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री भी उनकी बात करते हुए नजर आए। आपने देखा कि उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी का भी विजिट किया प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने दिल्ली मेट्रो का भी भ्रमण किया। तो वो चीजें जो कभी वो ऐसा उनको लगता था कि राहुल गांधी ने करी है लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने के लिए, लोगों के दिल में जाने के लिए, तो वही स्टेप जो हमारे प्रधानमंत्री उठाते नजर आए। तो ये उनकी जो कह लो कि जल्दबाजी में जो लिए गए फैसले, जो उनका जो सदस्यता को खारिज करना, उसके लिए तत्परता दिखाना, उसके बाद उनका जो सरकारी आवास था वो छीन लेना, ये जो फैसले थे जो भाजपा की तरफ से, हमारी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बहुत जल्दबाजी में लिए गए। और आपको पता है जल्दबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी गलत हो जाते हैं, और भाजपा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अभी क्योंकि जब कोई डूबता है तो वो बहुत तेजी से अपने हाथ पैर मारता है, कोशिश करता है कि कहीं तैर के बाहर ही चला जाऊं, तो वो बिल्कुल ये वाली सिचुएशन जो भाजपा के साथ अभी हो रही है। हालांकि आपको पता है कि अभी इसी साल हमारे कई स्टेट्स में भाजपा के जो तैयारियां चल रही हैं, कैंपेनिंग विधानसभा इलेक्शन को लेके, वहां पे भी वो बिजी हैं। और उसके बाद बहुत सारे जो ऐसे फैसले हैं, जो गलत फैसले मैं कहूंगी कि उनकी तरफ से लिए गए हैं जल्दबाजी में, उनको भी उन्होंने उनके ऊपर भी लिपापोती करनी है। और उसके बाद आने वाले साल में आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन है, उसके लिए भी हैट्रिक मारने की अगर बात करें तो भाजपा हमेशा यही चाहेगी कि वो प्रधानमंत्री जो है मोदी जी बने रहे और भाजपा की ही सरकार आए। हालांकि उनके जो हर्डल्स थी उसमें अभी बहुत मैं कह लूंगी कि बहुत सारे रुकावटें अभी बड़ी हैं। समय कम है अमनप्रीत जी, मैं एक आखिरी मैं एक आखिरी जो सवाल है मैं उपाध्याय जी से भी करना चाहूंगी, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, एक हफ्ता सर रह गया है। आप देखें 11 अगस्त इज द लास्ट डेट। मोदी सरकार के लिए, विपक्ष के लिए कितना अहम है ये हफ्ता? सर जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय थोड़ा कम है। एक होता है विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और विपक्ष जो चाहता था, विपक्ष ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। वो जानता था विश्वास प्रस्ताव में भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम, लेकिन जब मंत्री सदन में नहीं बोल रहे थे तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आया, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा। तो अपना जो भी मंतव्य है उसका, उसमें वो कामयाब रहा है विपक्ष, और हौसले बुलंद हैं। ये बात अलग है जीत कि देखिए बीजेपी विपक्ष में थी
तब उनके नेता कई बार संसद न चलने देना भी देश हित में होता है। आप पैरामीटर कैसे बदल गया कि आप ये कहते हैं कि नहीं ये तो देशद्रोही हैं, ये तो एंटी नेशनल हैं क्योंकि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। अरे भाई आप नहीं चलने दे रहे थे, ये भी नहीं चलने दे रहे हैं, और आप देते हैं तो आज भी देते तो होगा। तो कहीं विपक्ष जिस मजबूती के साथ इकट्ठा हुआ है और इंडिया जो नाम रखा है उससे भी बौखलाई हुई है। ओके। पहले सारे नाम और जितने भी स्मृति चिन्ह थे उन सब पर दावा बीजेपी का रहता था। पहली बार ठीक सर। देखिए जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसने भी अपना नाम इंडिया रख दिया। अब इंडिया कोई करने लगे, कह रहे पागलपन की हद होती है। यानी आप कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या इंडिया हटा देंगे, है ना, मेक इन इंडिया से क्या इंडिया हटा देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इंडिया था, इंडिया है और इंडिया रहेगा। आप कितना भी नकारिए उसे, आपके नकार देने से उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हो जाएगी। वही बात सर, वही घूम फिर कर वही बात डिस्क्रेडिट करने की कोशिश लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि चुनाव भी हैं, तो स्वीकार्यता, इस विपक्षी एकता को लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट कांग्रेस को लेकर कितनी बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका समय देने के लिए। अमनप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। जी आज बात कर रहे थे राहुल गांधी की सांसदीय बहाली की, और ऐसे में अब एक जो परिपक्वता है उनकी एक शख्सियत में जो नजर आती है। मैं चाहूंगी कि जो व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक वॉच किया है, इस पर अपनी बात जरूर रखें। और अपनी बात रखने के लिए आप हमें नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर हमें मेल कर सकते हैं, info@justbroadcasting.com और geet@justbroadcasting.com पर आपके फीडबैक का, लेकिन साथ ही साथ जस्ट हिंदी के तमाम प्रोग्राम्स को लेकर कोई सुझाव यदि आप देना चाहें तो उसका भी इंतजार रहेगा। इसी के साथ इजाजत, नमस्कार।